आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्ची कहानी की जिसने दुनिया की सोच ही बदल दी। ये कहानी है अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की, उस इंसान की जिसने एक छोटे से गराज से शुरुआत की और अपने सपनों को हकीकत में बदलकर आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में अपना नाम दर्ज कराया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण सा आदमी जो वॉल स्ट्रीट की नौकरी करता था अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी ऑनलाइन बुक बेचने वाली कंपनी शुरू करता है। कैसे उसे अमेज़न जैसी ई कॉम क्रांति का आइडिया आता है और किन किन मुश्किलों, असफलताओं और तानों के बाद वो अपना सपना पूरा करता है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं बल्कि मेहनत, हिम्मत और भरोसे की है। अगर आप भी कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं तो ये कहानी आपको जरूर प्रेरणा देगी। तो चलिए अब समय को और वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बेजोस। इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से इंट्रो से हुई जहां जेफ बेजोस खुद के बारे में बताते। उनका जन्म न्यू मैक्सिको में हुआ था। जब वो सिर्फ 4 साल के थे तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया। बाद में उनकी माँ ने दोबारा शादी की और वो अपने नए परिवार के साथ अमेरिका में बस गए। हालात आसान नहीं थे, फिर भी उनकी माँ और सौतेले पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए और हमेशा सिखाया कि जिंदगी में बड़े सपने देखना चाहिए। जेफ बचपन से ही मेहनती थे, पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी करते रहते थे। स्कूल में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और वैलेडिक्टोरियन यानी कि सर्वश्रेष्ठ छात्र का खिताब जीता। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपना ऑनर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अब कहानी आगे बढ़ती है साल 1994 के न्यूयॉर्क शहर की ओर, जहां जेफ एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बन चुके थे। उनका काम करने का तरीका दूसरों से बिल्कुल अलग था। वो इतने समर्पित थे कि कई बार दफ्तर में ही रात गुजार देते। एक दिन काम के बोझ की वजह से वो एक जरूरी मीटिंग भूल जाते। तभी उनका दोस्त जिसका नाम निको है उनको याद दिलाता है कि उस मीटिंग में उनकी पत्नी मैकेंजी भी मौजूद थी जो उसी कंपनी में काम करती। अब मीटिंग के दौरान कंपनी के चेयरमैन डेविड एक नया सुझाव देते। अब समय आ गया है कि कंपनी अपनी ब्रोकरेज सर्विस को ऑनलाइन ले जाए ताकि ग्राहक इंटरनेट के जरिए अपने ऑर्डर खुद ही एग्जीक्यूट कर सके। इससे काम आसान भी होगा और मुनाफा भी बढ़ेगा। वो बाकी बोर्ड मेंबर से भी कहते हैं कि अब ऐसे नए आइडिया सोचो जिससे कंपनी को और फायदा हो। उस वक्त इंटरनेट बस शुरुआती दौर में था। ना यूट्यूब था, ना इंस्टाग्राम और ना ही फेसबुक। ये सब तो काफी बाद में आए हैं। तभी जेफ को इस इंटरनेट की दुनिया में कुछ बड़ा करने का विचार आने लगता है। वो घर जाकर इंटरनेट पर रिसर्च करने लगता है और एक आर्टिकल में पढ़ते हैं कि इंटरनेट यूजर्स की संख्या हर साल 2300% की दर से बढ़ रही है। इतनी तेज ग्रोथ किसी और सेक्टर में नहीं थी। उन्हें महसूस होता है कि ये आने वाला भविष्य है जहां हर घर में इंटरनेट होगा। धीरे धीरे उनके मन में एक जुनून सा जागने लगता है, कुछ बड़ा करने का जुनून। कई हफ्तों की सोच विचार के बाद उन्हें एक आइडिया सूझता है, ऑनलाइन सामान बेचने का आइडिया। वो सोचते हैं कि अगर लोग इंटरनेट पर चीजें खरीद सके तो उनका समय बचेगा, मेहनत कम होगी और बिजनेस भी तेजी से बढ़ेगा। इसीलिए रात में घर पहुंचकर उन्होंने ये बात अपनी पत्नी मैकेंजी से शेयर की। मैकेंजी ने बताया कि अब वो अपनी नौकरी छोड़कर अपनी लेखन की रुचि पर ध्यान देना चाहती। जेफ उनकी बात समझते थे और उन्हें पूरा सपोर्ट देते थे। जिसके बाद जेफ खुद कहते हैं कि वो भी अब अपनी नौकरी से ऊब चुके हैं और खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि उनके पास निवेश के लिए पूंजी नहीं है और इतनी अच्छी नौकरी छोड़ने का फैसला आसान नहीं है। अगले दिन वो सोचते हैं कि आखिर कौन सी चीज लोग ऑनलाइन खरीदना पसंद करेंगे। शुरुआत में कोई ठोस जवाब नहीं मिलता है, पर फिर उनके मन में एक ख्याल आता है। अब चूंकि मैकेंजी लेखिका है इसलिए किताबें ऑनलाइन बेचना सबसे बेहतर आइडिया हो सकता है। वो एक बड़ी लाइब्रेरी जाते हैं और नोटिस करते हैं कि लाइब्रेरी रात 10 बजे बंद हो जाती। तब उनके दिमाग में एक विचार आता है, अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां लोग कभी भी कहीं से भी कोई भी किताब खरीद या पढ़ सके तो कितना अच्छा हो। इस सोच के साथ उन्हें यकीन हो जाता है कि ऑनलाइन बुक सेलिंग एक सही शुरुआत होगी। उन्होंने अपना रिसर्च पूरा किया और अगली मीटिंग में अपने बॉस डेविड को ये आइडिया बताया। जेफ ने समझाया कि अगर किताबें ऑनलाइन बेची जाए तो लोग घर बैठे लाखों टाइटल्स में से अपनी पसंद की किताबें मंगवा सकेंगे जिन्हें बुक स्टोर में जगह की कमी के कारण दिखाए नहीं जा सकते। यहाँ तक कि दूसरे देशों के ग्राहक भी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन डेविड को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो और अब
किताबें बेचने की बात कर रहे हो? जेफ निराश होकर वहाँ से चले जाते जाते डेविड उन्हें कहते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन बुक बिजनेस में कोई भविष्य नहीं है, इसीलिए इस पर समय बर्बाद मत करो। अब थोड़ा उदास मन लेकर जेफ घर लौटते। मैकेंजी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। जब वो पूछती है तो जेफ सब कुछ बताते और कहते हैं कि अब वो सोच रहे हैं कि अपनी नौकरी छोड़कर खुद ही ये बिजनेस शुरू करें। हालांकि वो डर रहे थे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। इतने सुरक्षित करियर को छोड़कर अनजान रास्ते पर कदम रखना आसान नहीं था। तब मैकेंजी उनको हिम्मत देती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें अपने आइडिया पर भरोसा है तो नौकरी छोड़ दो, उसे हकीकत में बदलो। ये बात जेफ के दिल को छू जाती है। उन्हें अपनी पत्नी पर भरोसा था और खुद पर भी, और यहीं से उनके जीवन की एक नई यात्रा शुरू होती है। मैकेंजी को जेफ की क्षमता पर पूरा भरोसा था। उसे पता था कि अगर जेफ में काबिलियत न होती तो सिर्फ 30 साल की उम्र में वो किसी बड़ी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन पाते। पत्नी के इस भरोसे ने जेफ का आत्मविश्वास और भी बढ़ा दिया। उन्होंने मैकेंजी को दिल से धन्यवाद कहा और तय किया कि अब वो अपने सपनों को सच करेंगे। साथ ही में उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि मैकेंजी भी अपनी नौकरी छोड़ दे ताकि वो भी अपने लेखन के शौक को आगे बढ़ा सके। इसके बाद दोनों ने बिना देर किए अगले ही दिन अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिया। अब जेफ ने अपने पुराने दोस्तों को कांटेक्ट करना शुरू किया ताकि वो उसके नए बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सके, लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी कुछ ही लोग तैयार हुए। ज्यादातर लोगों का मानना था कि किताबें ऑनलाइन बेचना बेकार आइडिया है और इससे पैसा नहीं कमाया जा सकता। काफी कोशिशों और बातचीत के बाद भी जेफ सिर्फ $50 की ही पूंजी जुटा पाए, जो उनके प्लान के लिए बहुत कम था। बैंक से लोन लेना भी संभव नहीं था क्योंकि अभी तक उनका बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ था। तब उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, अपना अपार्टमेंट बेचकर टेक्सास में जेफ के माता पिता के घर चले जाने। जब वे घर पहुंचे तो माता पिता उन्हें अचानक देखकर हैरान हो गए, लेकिन वो खुश भी थे। उन्हें लगा कि शायद मैकेंजी प्रेग्नेंट है और इसी वजह से वो उनसे मिलने आए हैं। लेकिन जब जेफ ने सच बताया कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है और वो अब एक ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू करना चाहते हैं, तो माहौल थोड़ा गंभीर हो गया। जेफ ने अपने माता पिता से कहा कि अगर वो इस बिजनेस में $3 लाख इन्वेस्ट कर दे तो भविष्य में करोड़ों कमाए जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि इसमें करीब 70% चांसेस हैं कि बिजनेस असफल भी हो सकता है। उस रात जेफ को नींद नहीं आई। वो सोचते रहे कि अगर ये सपना अधूरा रह गया तो उनके माता पिता की सारी जमा पूंजी दांव पर लग जाएगी। इसीलिए अगली सुबह उन्होंने अपने पिता से बात की। पिता ने कहा कि वो अपने बुढ़ापे की सेविंग्स को जोखिम में नहीं डालना चाहते, लेकिन बेटे की मेहनत और काबिलियत पर उन्हें पूरा भरोसा है। इसीलिए उन्होंने बिना किसी शर्त और बदले की उम्मीद के वो रकम जेफ के हाथ में सौंप दी। ये देखकर जेफ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने पिता को गले लगाकर धन्यवाद कहा। इसके बाद जेफ ने अपने पिता की कार ली और मैकेंजी के साथ सिएटल यानी कि वॉशिंगटन की ओर रवाना हो। रास्ता लंबा था, लेकिन उनके मन में एक नई उम्मीद थी। सुबह का सूरज देखते हुए जेफ ने मुस्कुराकर कहा, हमारी कंपनी का नाम होगा कैडा, जिसका मतलब होता है जादू की तरह। जहाँ रास्ते में जेफ ने 2 कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को कॉल किया जिन्हें उनके एक दोस्त ने सुझाया था। उन्होंने उन्हें अपने स्टार्टअप में काम करने का प्रस्ताव दिया। जल्द ही वो एक वेबसाइट डेवलपर शेफ से मिले और उसको बताया कि उन्हें कैसी वेबसाइट चाहिए और किन सुविधाओं की जरूरत हो। शेफ ने कहा कि वो कुछ ही दिनों में वेबसाइट तैयार कर देगा। इस दौर में वेबसाइट बनाना आसान नहीं था क्योंकि ये एक नई तकनीक थी जिसमें बहुत मेहनत और समय लगता था। जेफ ने साफ कहा कि फिलहाल कंपनी छोटी है, इसीलिए सैलरी कम होगी, लेकिन बदले में कंपनी के शेयर दिए जाएंगे। शेफ जानता था कि ऐसे स्टार्टअप्स अक्सर ज्यादा नहीं टिकते, पर फिर भी वो जेफ के आत्मविश्वास से प्रभावित होकर टीम में शामिल हो गए। वॉशिंगटन पहुंचने के बाद मैकेंजी ने घर की तलाश शुरू की। उन्होंने गौर किया कि जेफ ऐसा घर ढूंढ रहे हैं जिसमें एक बड़ा गराज हो। जब उन्होंने वजह पूछी तो जेफ ने मुस्कुराकर बोला, यही गराज हमारी कंपनी का पहला ऑफिस बनेगा। अगर वो ऑफिस किराए पर लेते तो शुरुआती पूंजी किराए में ही खत्म हो जाती, इसलिए गराज से शुरुआत करने का फैसला किया जाता है। हर बड़ी कंपनी की शुरुआत ऐसी ही हुई है। जैसे स्टीव जॉब्स ने एप्पल को और माइकल डेल ने अपनी कंपनी को गराज से ही शुरू किया था। धीरे धीरे जेफ की टीम में एक और सदस्य जुड़ता है जिसका नाम पॉल है, जो एक बेहतरीन वेबसाइट डेवलपर और जेफ का पुराना दोस्त था। अब टीम ने किराए के घर में शिफ्ट होकर गराज को ऑफिस में बदलने का काम शुरू किया। उन्होंने कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन और जरूरी उपकरण सेट। कुछ दिनों तक सबने लगातार मेहनत की, सफाई की और उस छोटे से गराज को एक सच्चे ऑफिस में बदल दिया।
अब इसी जगह से शुरू होती है उस कंपनी की कहानी जो आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी बनने वाली थी। अब कुछ ही दिनों के बाद जेफ ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर RTLS.com रख दी और दीवार पर उसका नाम भी लिख दिया। अब वो अपनी टीम से कहता है कि वो ऐसी वेबसाइट बनाना चाहता है जो दुनिया की सबसे आसान और सबसे बेहतरीन हो। उसका कहना था कि वेबसाइट का इंटरफेस इतना सरल होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय, किसी भी मौसम में, चाहे बारिश हो या ठंड, आराम से किताबें खरीद सके। साथ ही उसने जोर दिया कि वेबसाइट को गर्मियों तक लॉन्च करना बेहद जरूरी है। जेफ चाहता था कि वेबसाइट में ग्राहकों को अपनी सुविधा के हिसाब से डिलीवरी टाइम चुनने का विकल्प मिले। ये सुनकर शेल कहता है कि इतनी बड़ी वेबसाइट संभालना मुश्किल हो, क्योंकि अगर उस पर ज्यादा ट्रैफिक आया तो वो क्रैश हो सकती है। उसने ये भी बताया कि इसके लिए उन्हें खुद का सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, जो बहुत कठिन काम है। ऐसा काम अब तक सिर्फ स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स जैसे लोग कर पाए हैं। लेकिन अब लिस्ट में जल्द ही एक तीसरा नाम भी जुड़ने वाला, जो था जेफ बेजोस। इसके बाद शेल और पॉल वेबसाइट के डिजाइन पर काम करने में जुट जाते, जबकि जेफ लगातार निवेशकों की तलाश करता रहता। हालांकि अधिकतर लोग इस नए बिजनेस मॉडल में पैसे लगाने से हिचक रहे थे, क्योंकि ये पूरी तरह से अनजाना और जोखिम भरा था। काम के मामले में जेफ बेहद सख्त था। अगर उसे कोई चीज पसंद नहीं आती तो वो तुरंत बदलाव करवाता। वो अपने सपने को लेकर इतना समर्पित था कि वो दिन रात बस उसी में खोया रहता। इसी वजह से मैकेंजी को कई बार लगता कि अब जेफ के लिए काम ही उसकी पहली प्राथमिकता बन गया है। लेकिन जेफ के लिए ये मेहनत जरूरी थी, क्योंकि उसका सपना था भविष्य को बदलने का। इसी बीच जेफ को एक आर्टिकल से पता चलता है कि मायामी में अमेरिकन बुक सेलर्स फाउंडेशन की तरफ से एक बड़ा इवेंट होने वाला है, जहां कई एंटरप्रेन्योर अपने अपने बिजनेस आइडियाज पेश करेंगे। जेफ तय करता है कि वो भी वहां पर जाएगा और अपने स्टार्टअप के बारे में बताएगा। इवेंट में जब वो पहुंचता है तो वहां पर हर कोई अपने बुक स्टोर के बारे में बात कर रहा था। कोई कह रहा था कि वो सिर्फ रेसिपी बुक्स बेचता है, तो कोई दुर्लभ किताबों की दुकान चलाने की बात कर रहा था। जब जेफ की बारी आती है तो उसने आत्मविश्वास के साथ कहा कि गर्मियों तक वो इंटरनेट पर दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर लॉन्च करने वाला है। उसी वक्त दूर से एक व्यक्ति उसको ध्यान से देख रहा था। बाद में वो जेफ के पास आता है। वो और कोई नहीं बल्कि बार्न्स एंड नोबल बुक स्टोर चेन के मालिक लेनार्ड रिगियो थे, अमेरिका की सबसे बड़ी बुक स्टोर कंपनी के हेड। जेफ को लगा कि शायद वो उसके आइडिया में निवेश करने आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। लेनार्ड ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि इस आइडिया का कोई भविष्य नहीं है और बेहतर होगा कि वो इस फील्ड से दूर रहे। शायद उन्हें पहले से अंदाजा हो गया था कि अब खेल बदलने वाला है। इस बात ने जेफ को बहुत निराश कर दिया। वो मायूस होकर घर लौट आया। घर पहुंचने पर मैकेंजी ने उसे इवेंट के बारे में पूछा। तब जेफ नाराज होकर बोला कि किसी को उसका आइडिया पसंद नहीं आया, सब उसको पागल समझते हैं। जिस पर मैकेंजी कहती है कि तुम अपने काम में इतना डूब गए हो कि अब तुम बात तक नहीं करते। इस पर जेफ गुस्से में बोलता है कि तुम्हें बस इस बात की पड़ी है, जबकि यहाँ पर लाखों डॉलर दांव पर लगे हैं। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है और जेफ वहाँ से चला जाता है। वो ऑफिस पहुँचता है और पूरी रात काम करता रहता है। सुबह होते ही उसने टीम को बुलाया और कहा कि अब वेबसाइट का नाम बदलना होगा। इस पर शेल ने सुझाव दिया कि नाम ए अक्षर से शुरू होना चाहिए, ताकि सर्च इंजन में सबसे ऊपर दिखाई दे और लोगों के लिए याद रखना आसान हो। जेफ ने समझाया कि वेबसाइट में मानवीय जुड़ाव महसूस होना जरूरी है और इंटरफेस बहुत आसान होना चाहिए। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के लोगों में इंतजार की आदत नहीं होती, इसलिए फास्ट डिलीवरी सिस्टम बनाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने रिटर्न पॉलिसी का आइडिया भी रखा, ताकि अगर कोई किताब पसंद ना आए या खराब हो तो ग्राहक उसे आसानी से बदल सके, बिल्कुल लाइब्रेरी की तरह। सभी ने उसकी बातों से सहमति जताई और काम में जुट गए। अब जेफ ने अपने पुराने दोस्त निको को भी टीम में शामिल किया। उसने बताया कि शुरुआत में सैलरी कम हो, लेकिन कंपनी के शेयर दिए जाएंगे। निको ने बिना झिझक ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ समय के बाद जेफ ने मैकेंजी से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। उसने कहा, हाँ मैं काम में व्यस्त हूँ, लेकिन बस थोड़ा समय और चाहिए, उसके बाद हम साथ में वक्त बिताएंगे। मैकेंजी ने मुस्कुराते हुए उसकी बात मान ली और फिर से उसकी मदद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी का काम बढ़ा, नई नई मुश्किलें सामने आने लगी। अब एक बड़ी समस्या थी। सभी डिस्ट्रीब्यूटर ये नियम रखते थे कि एक बार में कम से कम 10 किताबों का ऑर्डर देना जरूरी है, जबकि ग्राहक को अक्सर सिर्फ एक ही किताब चाहिए होती थी। इस समस्या का हल निकालने के लिए जेफ ने एक चालाक तरीका अपनाया। वो 10 किताबों का ऑर्डर देता, जिनमें से
एक तो वो होती जो ग्राहक ने मांगी थी, जबकि बाकी 9 ऐसी किताबें होती जो दुर्लभ या फिर आउट ऑफ स्टॉक रहती थी। दरअसल उसका मकसद सिर्फ ग्राहक की जरूरत पूरा करना नहीं था, बल्कि ये दिखाना भी था कि उनकी वेबसाइट पर हर किताब उपलब्ध, चाहे वो कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो। अब जेफ ने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे वो डिस्ट्रीब्यूटर के नियमों को अपने हिसाब से काम में ले सके। वो हर बार 10 किताबों का ऑर्डर देता, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही वो किताब होती जिसकी ग्राहक को जरूरत थी। बाकी 9 किताबें वो ऐसी चुनता जो बहुत दुर्लभ थी या हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहती थी। इस तरीके से उसका ऑर्डर तो पूरा हो जाता, लेकिन डिलीवरी में सिर्फ वही किताब आती जो चाहिए थी, क्योंकि बाकी किताबें तो उपलब्ध नहीं होती थी। कुछ ही दिनों में वही हुआ जैसा जेफ ने सोचा था। उन्हें केवल वही किताब डिलीवर हुई जिसकी जरूरत थी, जबकि बाकी 9 किताबें आउट ऑफ स्टॉक बताकर कैंसिल कर दी गई। क्योंकि पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी का था, इसीलिए उन्होंने सिर्फ उसे किताब का ही भुगतान किया। ये तरीका पूरी तरह सफल साबित हुआ। इसी दौरान बॉस एंड नोबल के सीईओ लेनर्ड रिज्यू का फोन आया। उन्होंने जेफ को अगले दिन कॉफी पर मिलने के लिए बुलाया। जेफ को लगा कि शायद अब वो उसके आइडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं, इसीलिए वो बहुत उत्साहित था। अगले दिन जब वो दोनों मिले तब लेनर्ड ने सीधे जेफ को $1 मिलियन का ऑफर दिया, लेकिन ये निवेश के लिए नहीं था, बल्कि उसके आइडिया को खरीदने के लिए था। ये सुनकर जेफ ने बिना सोचे इनकार कर दिया। वो आत्मविश्वास से बोला कि एक दिन जब मेरी वेबसाइट लाइव होगी तो तुम्हारे बुक स्टोर एक एक करके बंद हो जाएंगे। उस दिन तुम खुद मुझसे मिलने आओ, इस बात को याद रखिएगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। ऑफिस लौटकर जेफ ने टीम को सब कुछ बताया। सबको पहले तो बहुत खुशी हुई कि किसी ने इतनी बड़ी रकम ऑफर की, लेकिन जब पता चला कि जेफ ने उस रकम के लिए मना कर दिया है तो सब हैरान रह गए। शेल गुस्से में बोला, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, फिर भी तुमने इतना बड़ा मौका ठुकरा दिया। तब जेफ ने शांत होकर समझाया, अगर कोई हमें $1 मिलियन देने को तैयार है तो इसका मतलब है कि हमारी कंपनी की असली कीमत इससे कहीं ज्यादा है। मैं सिर्फ 1 मिलियन नहीं बल्कि 1 बिलियन कमाना चाहता हूँ, और वो भी अपने दम पर। इसके बाद जेफ ने बताया कि अब कंपनी का नाम Amazon.com होगा। उसने समझाया कि जैसे Amazon दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, वैसे ही वो इसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बुक स्टोर बनाएगा। कुछ समय के बाद उनकी वेबसाइट आखिरकार लॉन्च हो जाती। हालांकि साइट चलने लगी थी, पर फिर भी टीम दिन रात मेहनत करती रहती है ताकि वो उसको और बेहतर बना सके। इसी बीच शेल कहता है कि वो और पॉल भी कंपनी में शेयर चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने वेबसाइट बनाने में बराबरी से मेहनत की। लेकिन जेफ ने याद दिलाया कि शुरुआत में सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार तय किया गया था। ये बात सुनकर शेल नाराज हो जाता है और इस्तीफा देने की सोचने लगता है। लेकिन इससे पहले ही एक बड़ा चमत्कार होता है। उनके कंप्यूटर पर पहली बार एक ग्राहक का ऑर्डर आता है। ग्राहक ने तुरंत क्रेडिट कार्ड से पेमेंट भी किया है। ये देखकर जेफ और उसकी पत्नी मैकेंजी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। यही वो पल था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे किराए के घर और गराज से शुरू हुआ ये छोटा सा ऑफिस अब एक बड़े वेयरहाउस में बदल गया था। 1994 में सिर्फ किताबें बेचने वाली कंपनी 1998 तक म्यूजिक, डीवीडी, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स, खेल के सामान और ज्वेलरी तक पहुंच चुकी। समय के साथ Amazon का लोगो भी चेंज हुआ। Amazon.com के बाद जेफ ने कई और कंपनियां शुरू की और उनमें ज्यादातर कंपनियां बेहद सफल रही। इन्हीं सफलताओं की बदौलत 2022 में जेफ बेजोस दुनिया के पहले ऐसे इंसान बने जिनकी नेटवर्थ $200 बिलियन से ज्यादा पहुंच गई। उनकी पत्नी मैकेंजी भी उस साल दुनिया की 22वीं सबसे अमीर महिला बनी, जिनकी नेटवर्थ $50 बिलियन थी। साल 2021 में Amazon की मार्केट वैल्यू $1.8 ट्रिलियन थी, जबकि बार्न्स एंड नोबल की वैल्यू घटकर सिर्फ $400 मिलियन रह गई। यानी वही हुआ जैसा जेफ ने वादा किया था, उसने खेल ही बदल दिया। इस तरह जेफ बेजोस ने इतिहास रच दिया। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि बड़ी शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। अगर उस दिन उन्होंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी होती तो शायद वो आज भी किसी ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठे होते। इसीलिए सही समय पर सही फैसला लेना और उस पर डटे रहना ही सफलता की असली कुंजी है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई हो। बाकी फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।